गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास है वीट कल्टीवेशन। जो आपका वीट कल्टीवेशन पिछले दिन हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन का बात किया था गेहूं की खेती के लिए। तो उनका आज दूसरा क्लास है क्योंकि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। हमने जनरल इंट्रोडक्शन ही करा पाया था रोज में, है ना। तो इससे पहले आपका आपके लिए बहुत खास बात है कि आपका जो कोर्स है एग्री बिजनेस, क्या कोर्स है आपका? एग्री बिजनेस एंड फार्म मैनेजमेंट। ये कोर्स है आपका, ये कोर्स नेम है। इन कोर्स के अंदर जो भी स्टूडेंट अपना इनरोलमेंट करवाया है, जिन्होंने इन कोर्स में एडमिशन लिया, उनका एग्जाम है 24 जून 2025। 24 जून 2025 को आपका एग्री बिजनेस एंड एग्री फार्म मैनेजमेंट का एग्जाम है। तो आप इंश्योर हो जाएं कि ये एग्ज़ाम आपको देने हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम होने सेंटर पे आके आपको एग्ज़ाम देना है। तो इन डेट को आप सेव कर लें, 24 जून। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे प्रतिनिधि से बात करिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं गेहूं की खेती में। गेहूं का खैर सीजन तो नहीं है अभी, लेकिन बेस सीजन हम लोग खेती कर रहे हैं, ना। बेस सीजन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले दिन हमने जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब उसके बाद आते हैं अपना क्लाइमेट के ऊपर। कैसा जलवायु चाहिए आपके गेहूं के सीजन, गेहूं की खेती के लिए कैसा जलवायु चाहिए? तो आपको पता है गेहूं क्या है, रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप की खेती कब होती है? तो कब होती है? सर्दी की महीना में। तो इनका सीजन कौन सा है? कौन सा सीजन है? विंटर सीजन है। कौन सा सीजन है? विंटर सीजन है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, तो आप दो तरीके से जान लीजिए। एक तो वेजिटेटिव स्टेज में कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, और दूसरा रिप्रोडक्टिव जो स्टेज होता है उसमें कैसा क्लाइमेट चाहिए। अब दोस्तों ये मत पूछ देना कि वेजिटेटिव स्टेज क्या होता है ना। वेजिटेटिव स्टेज का मतलब है कि फ्लावरिंग से पहले का जो भी तामझाम है किसी पौधा के अंदर, वो सारा उनका वेजिटेटिव स्टेज कहलाता है। रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या है? फ्लावरिंग के बाद का जो प्रोसेस है और इंक्लूडिंग फ्लावरिंग, वो आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज कहलाता है। ठीक है। तो वेजिटेटिव स्टेज पे आपका कितना होना, कैसा आपका क्लाइमेट चाहिए? तो ये चाहिए कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। ठंडा और नमी युक्त जलवायु इनको चाहिए वेजिटेटिव स्टेज को कंप्लीट करने के लिए। वहीं अगर आप रिप्रोडक्टिव का बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में कैसा क्लाइमेट होना चाहिए? तो रिप्रोडक्टिव के स्टेज में इनका ड्राई और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, गर्म क्लाइमेट और सूखा, जो कि कौन सा होता है? फरवरी और मार्च का महीना। आपको पता है कि धान का जो सीजन है, गेहूं का जो सीजन है, गेहूं की बुआई ठंडी के महीने में होती है, सर्दी के महीने में होती है, लेकिन इसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वो अपना गर्मी का समय आ जाता है आपका। उस समय क्लाइमेट गर्म हो जाता है। तो दो तरह से है, वेजिटेटिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज क्या है? फ्लावरिंग के पहले का जो स्टेज है उसमें कूल और मॉइस्ट। रिप्रोडक्टिव में ड्राई और वार्म चाहिए, जो फरवरी मार्च का महीना है। दूसरा चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? एवरेज टेम्परेचर या टेम्परेचर। टेम्परेचर की यदि बात करेंगे वेजिटेटिव स्टेज में, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहीं हम रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस आपको रिप्रोडक्टिव के केस में, और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तो वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट होता है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सीधा पूछ दे कि कितने टेम्परेचर गेहूं की खेती के लिए जरूरत है,
तो जो एवरेज हुए वो है 20 से 25। आप सीधा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस को देखेंगे और आंख बंद करके टिक मारेंगे। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ही इनफ है। दूसरा, उसके बाद हम देखें सॉइल। सॉइल कैसा चाहिए, किस टाइप का सॉइल होना चाहिए? तो एल्यूवियल सॉइल होना चाहिए। सॉइल आपको नाम बस नोट कर लिया आप, सॉइल आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये सॉइल साइंस की बात है। जो सॉइल का टाइप्स और प्रकार है, टेक्सचर है, वो सॉइल साइंस की बातें हैं। अगर टेक्सचर की बात करें, मिट्टी का कैसा टेक्सचर होना चाहिए, तो या तो लूमी होना चाहिए या क्ले होना चाहिए या क्ले लूमी होना चाहिए। ठीक है, ये है टेक्सचर। तो ये है क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, हमने सॉइल बता दिया। अब आते हैं अपना फील्ड प्रिपरेशन पे। फील्ड प्रिपरेशन मीन्स फील्ड प्रिपरेशन बोले तो सॉइल प्रिपरेशन। अब आते हैं सॉइल प्रिपरेशन के ऊपर। सॉइल प्रिपरेशन कैसे करना है आपको, मिट्टी की तैयारी कैसे करना है? तो सबसे पहला क्या करना है, डीप प्लोइंग होना चाहिए। डीप प्लोइंग होना चाहिए। गहरा खेत का जुताई करवाना है। वो कैसे करवाना है? तो माउथ ब्लो, माउथ बोल फ्लो होता है, एक हल का नाम है। ये भी आपको टूल्स के अंदर देखना है। इनकी सहायता से डीप प्लोइंग होगा। देन जब आप डीप प्लोइंग करवा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, 2 से 3 बार कल्टीवेटर का यूज करना है। 2 से 3 बार आप कल्टीवेटर का यूज करके खेत का जुताई करवाते हैं। देन लेवल से फील्ड को लेवल करते हैं। ठीक ना, सबसे पहले डीप प्लोइंग करेंगे एमडी प्लो से, 2 से 3 बार उसको कल्टीवेटर के जरिए खेत को जुताई करवाएंगे। उसके बाद लेवल की सहायता से खेत को बराबर करेंगे, उनको लेवल में करेंगे। जब हमारा मिट्टी तैयार हो जाएगा तब हमको क्या करना होगा, जब हमारा मिट्टी तैयार हो जाए तो हमको क्या करना होगा, क्या करना होगा, बीज डालना होगा। बीज डालने से पहले क्या होगा, सोइंग का मेथड अपने को पता होना चाहिए कि बीज डालने के कौन कौन सा प्रकार है, कौन कौन सी पद्धति है जिस पद्धति के जरिए आपका सीड सोइंग होता है। तो पहला तो है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के जरिए आप कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग क्या है भाई, तो ब्रॉडकास्टिंग कुछ नहीं है, एक मुट्ठी गेहूं का बीज लिए छिड़ दिए जाके, ब्रॉडकास्टिंग मेथड हो गया। एक मुट्ठी बीज लेके छिड़ दो आपने, आप ब्रॉडकास्टिंग कर चुके हैं। तो वो है ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा होता है डिबलिंग। डिबलिंग मेथड। ओवरऑल किसान की बात करेंगे ना इंडिया में, तो आज के डेट में बहुत कम लोग वैसे हैं जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी काफ़ी है इनके। ठीक ना, उतना टाइम अभी नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि इन सब टॉपिक से सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल मेथड से सबसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको। डिबलिंग मेथड है। डिबलिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें जो है प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। मान के चलो 10 सेंटीमीटर है, तो एक बीज यहाँ डाले, एक बीज यहाँ, एक बीज यहाँ, तो 10-10 का ही गैप होगा। इसमें क्या होता है डिबलिंग मेथड में, प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर पाते हैं। इसी तरह से एक आता है, इसमें एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है डिबलर। क्या नाम है इसका? नाम है डिबलर। डिबलर के जरिए आप डेप्थ का मेजर कर सकते हैं कि कितने डेप्थ में हम बीज डाल रहे हैं, और वो भी डेप्थ का जो मेजर है वो डार्कनेस पे होता है कि जितना ज़्यादा छोटा पौधा होगा उतने ज़्यादा उनके डेप्थ वेरी करते जाएंगे। तो वो डेप्थ की अगर बात करेंगे कि सीड का जो
सीड का जो डेप्थ है वो कितना होना चाहिए, तो 5 से 6 सेंटीमीटर आपके सीड का डेप्थ होना चाहिए। अगर इसी में नोट करिए, अगर सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी का गेहूं है तो इसका डेप्थ कितना होगा दोस्तों, 5 से 6 सेंटीमीटर। अगर डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी का गेहूं है तो इनका होगा 4 से 5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा गेहूं का जो छोटा वैरायटी है उनका सीड के डेप्थ में भी उतना वेरी होते जा रहा है। अगर ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी होगा तो उनका डेप्थ आपको करना है 3 से 4 सेंटीमीटर। ये सारे चीज़ आप न्यूमेरिकल जो टर्म है, जो वैल्यू है वो आप याद रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। वीट के लिए बता रहा हूँ, गेहूँ की खेती के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया सीड डेप्थ को कैसे कितना होना चाहिए, सोइंग मेथड है और भी है इसमें मेथड। और आजकल सीड्रिल आ गया है, सीड्रिल बहुत ही बेस्ट है। सीड्रिल से लोग करते हैं, सीड्रिल कम फर्टिलाइजर आ गया है, साथ साथ फर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन को पूरा करता है। तो ये है सोइंग मेथड। स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो प्लांट टू प्लांट कितना होना चाहिए दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। रो टू रो कितना होना चाहिए, 22.5 सेंटीमीटर। ये आपका स्पेसिंग है। स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर, रो टू रो 22.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं सोइंग टाइम पे कि कौन सा सीजन है, कौन सा टाइम है बेस्ट जो कि गेहूं को बीज डालने का सीजन है। यदि कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आप बता दीजिए। अब आते हैं हम लोग किस पे, सोइंग टाइम पे। सोइंग टाइम, अरे हाँ 24 जून से आपका एग्जाम है। 24 जून को एक दिन के लिए ही होगा, एक दिन का असेसमेंट होगा। आपको यहाँ आना है, वाइवा प्रैक्टिकल थ्योरी तीनों का पेपर होगा, तीनों आपको देना है। एक सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। 24 तारीख को, 24 जून को एग्जाम है आपका। सोइंग टाइम क्या है, तो सोइंग टाइम को भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं इरिगेटेड और रेनफेड के कंडीशन में, ठीक ना। इरिगेटेड कंडीशन और रेनफेड कंडीशन के लिए। इरिगेटेड में क्या है, इरिगेटेड कंडीशन किसको बोलते हैं, इरिगेटेड कंडीशन का मतलब होता है वैसा एरिया जहाँ पर किसान को प्रॉपर सुविधा है कि पानी पटवन का, है ना, मोटर का सुविधा है, तालाब है, झील है, झरना, मतलब पटवन का पूरा बंदोबस्त है, तो वो होता है इरिगेटेड कंडीशन। इरिगेटेड में क्या करना है, कब सोइंग करना है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। नवंबर में होता है ना सोइंग गेहूं का, फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। और रेनफेड कंडीशन में क्या करना है, तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर में आपको इरिगेटेड कंडीशन में गेहूं का बुआई करना है। अब कहेंगे कि सर फोर्टनाइट क्या होता है, फोर्टनाइट क्या होता है, तो आप ऐसे समझो एक मंथ में कितना दिन, सर जी 30 दिन, एक महीना में 30 दिन, तो एक फोर्टनाइट इक्वल टू 15 डेज होता है। तो एक महीने में कितना फोर्टनाइट, तो 2 फोर्टनाइट, वही है
मतलब पहला फोर्टनाइट कहने का मतलब कि पहले 15 दिन जो होंगे नवंबर का, उसमें आपको रेनफेड का इरिगेटेड कंडीशन में सीड सोइंग करना है। और दूसरे जो रेनफेड कंडीशन मतलब 15 से 30 का बीच का जो दिन ड्यूरेशन होगा, इसमें आपको रेनफेड कंडीशन के अंदर सीड सोइंग करना है। तो ये रहा आपका सीड सोइंग का बात, ठीक ना। उसके बाद आते हैं सीड रेट पे। सीड रेट क्या होना चाहिए, बीज का दर कितना होना चाहिए, तो 100 केजी है प्रति हेक्टेयर से। एक चीज़ और है, सोइंग टाइम में आप कोई लेट भी से सोइंग होता है, तो लेट सोइंग करेंगे तो वो आपको एटलीस्ट 15 दिसंबर तक आपको कर देना होगा, तभी आपका उपज अच्छा हो पाएगा, समझ गए ना। लेट सोइंग करते हैं तो 15 दिसंबर तक आपको उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका सोइंग वो अच्छा हो पाएगा। सीड रेट की बात करें तो 100 केजी है प्रति हेक्टेयर। अगर लेट सोइंग हुआ है, ये हर क्रॉप के केस में होता है, अगर लेट सोइंग हुआ है तो 125 केजी प्रति हेक्टेयर करना है। लेट जैसे ही हो तो 25% आपको बीज की मात्रा को बढ़ा देना है, 25% बीज की मात्रा का बढ़ा के ही सोइंग करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं सीड ट्रीटमेंट पे। क्या है सीड ट्रीटमेंट? सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो आपको तो पता है कार्बेंडाज़ाइम है या बेबिस्टन है, इन सभी चीज़ों से आप कर सकते हैं। कार्बेंडाज़ाइम से आप कर सकते हो 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज के साथ उनका ट्रीटमेंट, बेबिस्टन से भी कर सकते हो एज इट इज़। लेकिन हम लोग बात करेंगे पीएसबी के। ये क्या होता है पीएसबी? तो फॉस्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक ना। फॉस्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया है, इनका यूज करना है आपको 5 ग्राम प्रति केजी ऑफ सीड। 5 ग्राम प्रति केजी सीड में आपको फॉस्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया डाल के सीड का ट्रीटमेंट करना है। तो ये रहा सीड ट्रीटमेंट। अभी ऊपर से मिटाते हैं, हम लोग आते हैं एनपीके के ऊपर कि अब इसमें खाद कितना डालना है हमको। आते हैं अपन एनपीके के ऊपर। एन नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, के पोटेशियम। एनपीके इनका रेशियो है 120 केजी, 60 केजी और 40 केजी, ठीक है। एनपीके 60-20-40। नाइट्रोजन हो गया यूरिया 120 केजी, फॉस्फोरस हो गया 40 केजी और आपका पोटास हो गया फॉस्फोरस हो गया 60 केजी और पोटास हो गया 40 केजी। तो जो बेसल डोज है, बेसल डोज का मतलब सोइंग वाला, सोइंग के समय आपको इतना पूरा का पूरा अप्लाई कर देना है। फॉस्फोरस कितना, तो 60 केजी, पोटेशियम कितना, तो 40 केजी और वन हाफ एक आधा मतलब 60 केजी। ये जितना नाइट्रोजन है 120, तो उसका आधा नाइट्रोजन अपने को उस समय अप्लाई करना है और बचे हुए आधा नाइट्रोजन को कब करना है, जो बचा हुआ आधा नाइट्रोजन है उसको हमको करना है 20 से 25 दिन के बाद। तो 20 से 25 दिन कौन सा स्टेज होता है, वो स्टेज क्राउन रूट वाला। क्राउन रूट आपको पता है ना, टेम्पोररी रूट। जो टेम्पोररी रूट होता है, कल का वीडियो देखिएगा, कल के क्लास में आपको बताया हूँ टेम्पोररी और परमानेंट रूट का। जब टेम्पोररी रूट गायब हो जाता है मिट्टी के अंदर, मिट्टी के साथ घुल मिल जाता है, तो उसके बाद हम लोग बचे हुए 60 केजी नाइट्रोजन को इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका एनपीके का रेशियो। इसके बाद यदि आपको जिंक का कमी है, आपके फसल के अंदर आपको जिंक का कमी दिख रहा है, तो ZnSO4 एट द रेट ऑफ कितना, तो 25 केजी
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। छोटा छोटा टर्म आपसे पूछा जा सकता है, आप ध्यान देना कि जेरेनेसो पर जिंक कितना देना है दोस्तों, तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें देना है, ठीक ना। बायो फर्टिलाइजर की बात करें, बायो फर्टिलाइजर कितना देना है, तो बायो फर्टिलाइजर में सॉरी कौन सा बायो फर्टिलाइजर देना है, तो अज़ोटोबैक्टर देना है, एज़ोटोबैक्टर दिया जाता है। मैन्योर अगर देना हो तो FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर है, इन फार्म यार्ड मैन्योर को आप 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप दे सकते हैं अपने खेत में सॉइल प्रिपरेशन बेसल न्यूट्रिएंट के समय, बेसल जो आपका डोज है उस समय। तो ये हो गया NPK का। अब हमारा रह गया है डिजीज, क्या गेहूं के अंदर डिजीज कौन सा लगेगा, इनका पेस्ट कंट्रोल कैसे होगा, ये तमाम चीज़ अभी हमारा रह गया।